हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेके आया हूँ। ये एग्ज़ाम पेपर जो अभी AICTE ने कंडक्ट कराया था असिस्टेंट पोस्ट के लिए, उस पेपर को अभी हम देखेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले सारे क्वेश्चंस हैं, तो इसलिए आप ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आयकर के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसमें पूछा गया है कि आयकर की जो प्रक्रिया है वो उसको बताना है कि क्या 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 प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो इनको अरेंज करना है कि क्रम में कि पहले क्या किया जाता है उसके बाद क्या। तो इसका आंसर हमारा होगा पहला वाला। इसमें CADB पहले स्रोत पर कटौती की जाएगी, उसके बाद कटौती किया गया TDS जमा किया जाएगा, फिर कटौती कर्ता द्वारा तिमाही रिटर्न जो है विवरणी दायर किया जाएगा, और उसके बाद जो है सबसे लास्ट में जो है इंडिविजुअल अपना ITR दायर करेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसमें जो है मैच करना है। लीव के प्रकार दिए गए हैं कि कौन सी लीव कितनी मिलती हैं, उसके अकॉर्डिंग मैच करना है। तो देख लेते हैं। कैजुअल लीव टोटल हमारी मिलती हैं 8 दिन, तो A का 2 हो जाएगा। A का 2 हमारा 4 वाले में है, इसी से पकड़ा गया, तो ये 4 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे हमारे टोटल साल में 2 ही मिलते हैं। अर्नड लीव जो है 30 दिन मिलती है, और हाफ पे लीव जो है 20 दिन मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किन परिस्थितियों में मूल नियमों के अंतर्गत वेतन में बढ़ोतरी की अनुमति है। इसमें पूछा गया है कि जो है स्टेपिंग अप हम जो है किस परिस्थिति में कर सकते हैं। यदि कोई वरिष्ठ प्रोन्नति नहीं लेता है जिससे उसके कनिष्ठ को वरिष्ठ की तुलना में पहले उच्चतर पद पर पदोन्नति दी जाती है, इस स्थिति में जो है ये स्टेपिंग अप नहीं लागू होगा। दूसरा ऑप्शन बोला है, यदि किन्हीं कारणों से वरिष्ठ कनिष्ठ के बाद उच्चतर पद पर कार्य ग्रहण करता है, इस स्थिति में भी नहीं होगा। कनिष्ठ और वरिष्ठ दोनों समान संवर्ग से संबंधित हैं तथा जिन पदों पर उन्हें प्रोन्नत किया गया है वे समान संवर्ग में एक समान एवं समरूप हैं। इस परिस्थिति में जो है हमारा स्टेपिंग अप केस लागू होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर होगा इसका। नीचे दिए गए कथनों को देखना है जो CCS आचरण नियम 1964 के संदर्भ में हैं। कोई सरकारी सेवक किसी स्टॉक शेयर या निवेश में सट्टेबाजी नहीं करेगा। ये प्रश्न हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एकदम सही कथन है। दूसरा कथन बोल रहा है, कोई सरकारी सेवक चुनावी दौरे के समय मंत्रियों को उनके मंत्री संबंधी उत्तरदायित्वों के निर्वहन में सक्षम बनाने के लिए सामान्य व्यवस्थाएं करता है। सरकारी सेवक का यह कृत्य उक्त आचार नियमों के नियम 5 का उल्लंघन है। तो ये हमारा जो दूसरा वाला कथन है ये हमारा असत्य है। तो पहला सत्य है, दूसरा असत्य है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से यात्रा भत्ते के विभिन्न प्रकार हैं जो किसी सरकारी सेवक या कर्मचारी द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में आहरित किए जा सकते हैं। स्थायी यात्रा भत्ता, सुविधा या अशुभ भत्ता, माइलेज भत्ता, दैनिक भत्ता, यात्रा की वास्तविक लागत। तो दोस्तों ये पांचों प्रकार के जो हैं यात्रा भत्ते जो है सरकारी सेवक द्वारा आहरित किए जा सकते हैं अलग अलग परिस्थितियों में। तो आंसर जिसमें पांचों ABCDE दिए गए हैं, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा इसका सही जवाब होगा। अवकाश यात्रा छूट प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है। इसमें पूछा है कि LTC का जो है हम किस तरीके से उसका प्रोसीजर क्या है, तो देख लेते हैं। इसमें जो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है, विभाग को सूचित करें और अवकाश का अनुमोदन प्राप्त करेंगे सबसे पहले। उसके बाद एडवांस यदि कोई है लेना है तो उसके लिए आवेदन करेंगे, फिर टिकटें बुक करेंगे, फिर नंबर 4 यात्रा करेंगे, और लास्ट में जो है अग्रिम निपटान या प्रतिपूर्ति मांगे, यानी लास्ट में हम अपना फॉर्म सबमिट कर देंगे जो हमने अग्रिम लिया है उसकी प्रतिपूर्ति के लिए। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा ABCDE कंटिन्यू ये सही आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के संदर्भ में है। उक्त अधिनियम के अंतर्गत कोई सूचना प्राप्त करने का इच्छुक व्यक्ति अंग्रेजी या हिंदी या सूचना मांगे जाने वाले क्षेत्र की आधिकारिक क्षेत्रीय भाषा में लिखित या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अनुरोध करेगा। एकदम सही कथन है। कथन 2 बोल रहा है, जहां सूचना प्राप्त करने का अनुरोध लिखित में नहीं किया जा सकता, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी मौखिक रूप से अनुरोध कर रहे व्यक्ति को
सभी तर्क संगत सहायता उपलब्ध कराएगा जिससे उसको लिखित स्वरूप दिया जा सके। तो ये दोनों ही कथन हमारे सही हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। नीचे फंडामेंटल रूल्स दिए गए हैं और इसके साइड में जो है इनका संबंध क्या है, मतलब किससे रिलेटेड हैं ये फंडामेंटल रूल। FR13 जो है हमारा बोलता है किसी पद पर ग्रहणाधिकार अर्जित और धारण करना। एका 2, तो एका 2 का हो जाएगा, यानी हमारा इसमें ऑप्शन नंबर 2 वाला सही हो जाएगा। देख लेते हैं FR17 क्या बोल रहा है। FR17 बोल रहा है अपराधिकृत अनुपस्थिति तथा व्यवधान या सेवा में अवरोध। FR26 हमारा बोलता है वेतन में बढ़ोतरी के लिए सेवा गणना की शर्तें। FR56 बोलता है कि सेवानिवृत्ति की आयु क्या होगी। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर होगा। निम्नलिखित सूचीबद्ध भुगतान प्रक्रिया को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। पूर्व जांच, गैर चेक आहरणीय कार्यालय द्वारा बीजकों का प्रस्तुतिकरण, भुगतान, बीजकों को पारित करना। तो इसमें सबसे पहले होगा गैर चेक आहरणीय कार्यालय द्वारा बीजकों का प्रस्तुतिकरण, यानी बी वाला पहले हो जाएगा। उसके बाद आ जाएगा बीजकों को पारित करना, यानी डी आ जाएगा। फिर भुगतान आ जाएगा और फिर लास्ट में पूर्व जांच आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा इसका, यानी 1। ऑप्शन नंबर 1 BDCA सही आंसर होगा। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। देख लेते हैं 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट अनुशंसा प्रभावी होने की तारीख। तो ये जो लागू हुआ है ये 1/1/2016 से हुआ है, तो एका 3 हो जाएगा। नई पेंशन योजना प्रभावी होने की तारीख, नई पेंशन योजना 1/1/2004 से आई है, तो बी का 4 हो जाएगा। एका 3 बी का 4, ये ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। सी में पूछा है RTI अधिनियम कार्यान्वित होने की तारीख। तो RTI अधिनियम जो है वर्ष 2005 से लागू हुआ है। रूपांतरित सुनिश्चित कैरियर प्रगतिकरण योजना 7वें वेतन आयोग के अनुसार प्रभावी होने की तारीख। तो ये जो है 7 CPC में 25 जुलाई 2016 से लागू है, यानी डी का 2 हो जाएगा। तो हमारा इसमें जो ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है। ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, GFR से संबंधित है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। देख लेते हैं सामान्य वित्तीय नियम संख्या, यानी GFR 21 हमारा बोलता है वित्तीय औचित्य के मानदंड। बी है 149। GFR 149 में ये गवर्नमेंट E-मार्केट प्लेस यानी सरकारी E-मार्केट दिया गया है, तो बी का 3 होगा। ए का 2, बी का 3 ये दिया है हमारा ऑप्शन नंबर 1 में ही। GFR 26 क्या बोल रहा है, सी का 4 दिया है बजट आवंटन के संबंध में नियंत्रणकर्ता अधिकारी का उत्तरदायित्व। और GFR 144 बोलता है सार्वजनिक क्रय खरीद के मूल सिद्धांत। तो ऑप्शन हमारा 1 हमारा सही हो जाएगा। ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है सहायकों जिन्हें अब सहायक अनुभाग अधिकारी यानी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर कर दिया गया है के वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन यानी APR प्रतिवेदन के फॉर्म में विवरण किस क्रम में निहित होते हैं। तो इसमें सबसे पहले इसमें पर्सनल डाटा होगा, उसके बाद स्वयं मूल्यांकन यानी सेल्फ असेसमेंट होगा, उसके बाद जो है रिपोर्टिंग अधिकारी का मूल्यांकन होगा और फिर लास्ट में जो है रिव्यूइंग ऑफिसर की रिमार्क्स होगा, यानी समीक्षा करने वाले अधिकारी की टिप्पणियां होंगी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा, ACBD। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। RTI अधिनियम 2005 के अनुसार तृतीय पक्ष की लिखित या मौखिक सहमति के बिना तृतीय पक्ष की सूचना प्रदान नहीं की जा सकती। एकदम सत्य कथन है। RTI अधिनियम 2005 के अनुसार सूचना अवश्य प्रदान की जानी चाहिए तथा किसी भी परिस्थिति में आवेदन अस्वीकृत नहीं किया जा सकता। ये कथन हमारा गलत है, क्योंकि कुछ ऐसे दिए गए हैं प्रावधान जिनमें हम ज़रूरी नहीं है कि सूचना दें, उसमें छूट प्रदान की गई है सूचना ना देने से। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा कथन 1 सत्य है लेकिन कथन 2 असत्य है वाला ऑप्शन सही होगा। इसमें पूछा है अवरोही क्रम में HRA किस अनुक्रम से प्रदान किया जाता है, यानी घटते हुए क्रम में पूछा है। तो सबसे पहले X क्लास सिटीज़ आती हैं,
उसके बाद वाई क्लास सिटीज़, फिर जेड क्लास सिटीज़ और सबसे अन्य, यानी सबसे ज़्यादा एक्स क्लास सिटीज़ में एचआरए मिलता है, फिर वाई क्लास में मिलता है, फिर जेड में सबसे कम और फिर उससे भी कम यदि कोई है तो इसमें देख लेते हैं हम। सबसे पहले सी, फिर ए, फिर बी, फिर डी, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर होगा इसका। निम्नलिखित में से किस अवकाश पर कोई पुरुष सरकारी सेवक बिना चिकित्सा प्रमाण पत्र हकदारी दावा नहीं कर सकता? तो इसका आंसर तो सिंपल है, कम्यूटेड लीव होगा। कम्यूटेड लीव के लिए बिना चिकित्सा प्रमाण पत्र के दावा नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर 1 हमारा परिवर्तित अवकाश इसका सही आंसर है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। रूपांतरित सुनिश्चित कैरियर प्रगतिकरण योजना के MACP के अनुसार क्रमशः 10, 20 और 30 वर्षों की सेवा पूर्ण होने पर अथवा पे मैट्रिक वेतनमान में समान स्तर पर 10 वर्षों की निरंतर सेवा जो भी पहले हो के पश्चात 3 वित्तीय प्रोन्नयन होंगे। एकदम सही कथन है। एचआरए भुगतान किए गए किराए की मात्रा का संदर्भ लिए बिना विहित दर स्वीकार्य है। ये भी सही है, तो हमारे दोनों ही सही कथन है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर होगा। ये प्रश्न ऊपर भी आ चुका है जो मैचिंग करने वाले क्वेश्चंस में। भारत सरकार में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली कब से लागू हुई है? ये NPS कब से लागू की गई है? तो ये 1 जनवरी 2004 से। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिव्यांग बालकों और दिव्यांग बालकों के अलावा अन्य बच्चों के लिए बालक शिक्षा भत्ता यानी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की सीमा क्या दी गई है दिव्यांग के लिए और जो नॉर्मल चिल्ड्रन है उनके लिए? तो दिव्यांगों के लिए 22 वर्ष है और नॉर्मल बालकों के लिए 20 वर्ष है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर होगा इसका। निविदा की 2 बोली प्रणाली में निम्नलिखित प्रक्रियाएँ की जाती हैं। सबसे पहले इसमें बोली को अपलोड किया जाएगा यानी डी, उसके बाद तकनीकी बोली को खोला जाएगा DA थर्ड वाला ऑप्शन हमारा सही है, DACEB इसका राइट आंसर होगा। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जो सामान्य वित्तीय नियम 2017 में प्रदत्त विभाग प्रमुख की परिभाषा से संबंधित है। कोई प्राधिकारी या व्यक्ति जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव की रैंक से कम नहीं है। ये हमारा कथन असत्य है। प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों के अनुप्रयोग के लिए किसी प्रतिष्ठान या समस्तरीय प्रतिष्ठान के संबंध में भारत सरकार में किसी संबंधित विभाग द्वारा विभाग प्रमुख के रूप में घोषित कोई प्राधिकारी। तो कथन 2 हमारा सत्य है, तो ऑप्शन नंबर 4 कथन 1 असत्य है लेकिन कथन 2 सत्य है। ये ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। तो दोस्तों ये 20 प्रश्न AICTE ने अपने एग्ज़ाम में पूछे थे। इसमें से मेरे जो है 20 में से 15 सही थे। अब आप पहले प्रैक्टिस कीजिए, पहले आप इस वीडियो को देखिए उसके बाद फिर प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं PDF अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगा इसका। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये अभी जो NCERT का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें बहुत ही ये वीडियोज़ आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगी। जय हिंद।